पिछले वीडियो में हम लोग नौजिया, वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस के बारे में डिटेल से देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग जो है कि इसमें बचा हुआ था हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम जो वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के दो टाइप थे, एक सिंपल वोमिटिंग थे जिसको हमने देखा था, जिसको मॉर्निंग सिकनेस या इमेसिस के नाम से भी जानते थे, इमेसिस ग्रेविडम के नाम से जान रहे थे, उसको हमने देखा था। दूसरा जो टाइप है वो है आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। ये सेकेंड टाइप था जिसको हम लोग सीवियर टाइप के भी सीवियर टाइप का वोमिटिंग कहते प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर इसी को हम लोग पैथोलॉजिकल टाइप का भी कहते कि क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली जो मॉर्निंग सिकनेस होता है पेशेंट में, जो ये नॉर्मल फीचर है प्रेगनेंसी का, नॉर्मल सिम्टम था प्रेगनेंसी का, अगर ये 1 से 2 बार हो रहा था उसके जो कैरेक्टर थे, लेकिन यही मॉर्निंग सिकनेस अगर टू एक्सट्रीम हो जाए, बहुत सीवियर हो जाए, और तो उसी कंडीशन को हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहते हैं, यानी कि ये सीवियर टाइप का वोमिटिंग हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। सो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम इज ए सीवियर टाइप, इट इज ए सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग, severe type of vomiting during pregnancy which produce, जिसके वजह से क्या होता है, which produce deleterious इफेक्ट ऑन बोथ, दोनों पे, चाहे मदर हो या फिटस हो, दोनों के ऊपर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन बोथ मदर एंड फिटस, नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मदर के ऊपर, और साथ में जो कि डेलेटेरियस इफेक्ट है, और रेस्ट्रिक्ट टू द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ पेशेंट एंड रेस्ट्रिक्ट टू नॉर्मल एक्टिविटी नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। सो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि जो सिंपल वोमिटिंग था अब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है वोमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान, और उसके वजह से मदर में जो है कि बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। मदर का जो है कि डेली का जो एक्टिविटी था, जो काम कर रही थी, वीकनेस आने लगा, मदर डिहाइड्रेटेड होने लगी है। इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहते हैं, यानी कि सीवियर टाइप की वोमिटिंग हो गई, सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग। इसको हम लोग एक और नाम कहते हैं पैथोलॉजिकल। अच्छा, ये जो डेलेटेरियस इफेक्ट है ये क्या है, मदर के ऊपर या फिटस के ऊपर जो डेलेटेरियस इफेक्ट हमने लिखा है, प्रोड्यूस डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन बोथ मदर एंड फिटस। तो डेलेटेरियस इफेक्ट में सबसे पहला आता है आपका डिहाइड्रेशन। मदर को क्या करेगा, ये डिहाइड्रेट करेगा, क्योंकि नौजिया और वोमिटिंग जब भी होता है, वोमिटिंग में क्या होता है, पोटासियम के साथ साथ वाटर का लॉसेस होते हैं। सो डिहाइड्रेटेड होने की वजह से डिहाइड्रेट होगी, यानी कि वाटर का लॉसेस होगा, बॉडी से वाटर लॉस होगा। दूसरा कहता है कि मदर में क्या होगा, वाटर लॉस हो रहे थे एक तरफ, दूसरा कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। तीसरा जो कहता है, तीसरा क्या मदर में होगा और इफेक्ट क्या आएगा मदर में, तो मदर में एसिडोसिस हो सकता है, मदर में एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक
एसिडोसिस या फिर आप अल्काइलोसिस कह सकते हो, एक तरफ से अल्काइलोसिस, एसिडोसिस या अल्काइलोसिस, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। या फिर मदर का जो है वेट लॉस होगा, क्योंकि वाटर के लॉसेस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से मदर का जो है वेट लॉस होगा। क्या होगा? वेट लॉस। वीकनेस आएगा मदर में। तो वोमिटिंग के वजह से इपिगैस्ट्रिक पेन का आना, वीकनेस आना, वेट लॉस होना, एपेटाइट का लॉस होना, यानी कि एक वोमिटिंग जिससे इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, डिलेटेरियस इफेक्ट आ रही है मदर के ऊपर। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं इंसिडेंस, यानी कि कितने जो है कि इसके केसेस मिलते हैं। और पहले जो केसेस थे हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के, जो केसेस थे, ये बीते कुछ 20 से 30 सालों में इसके जो केसेस हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो इंसिडेंस आर fall in the incidence last 20 to 30 ईयर, यानी कि बीते 20 से 30 सालों में जो है इसके केसेस में बहुत गिरावट देखने को मिला है। नंबर जो है कम हो रहे हैं इसके केसेस के। क्यों ऐसा हो रहा है? और अच्छी बात है कि इसके केसेस कम हो रहे हैं। इसके पीछे 3 कारण है, इसके पीछे 3 कॉज है, 3 कॉज या रीजन कहिए आप, 3 रीजन है जिसकी वजह से इसके केसेस जो है अब कम हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है हम लोग के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले जो है कि एंटीनेटल केयर जो है मदर का, वो बहुत ज्यादा अभी केयरफुल हो गए हैं लोग, इसलिए इसके केसेस जो है कि कम रहे हैं। तो इसलिए पहला जो आपका आता है कि जो फीमेल है वो पहले ही डॉक्टर से मिलते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाना, बार बार चेकअप करवाना, हर मंथ में जाकर विजिट करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तुरंत मिलते हैं। और अभी के टाइम में थोड़ा सा मेडिकल सिस्टम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, जिसकी वजह से ये सब चीजें कम हो रही हैं। सो अर्ली विजिट ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल का जो केयर है, जहां पर पीएचसी जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, वहां पर मदर जो है पहले ही जो है जाती हैं, अपना चेकअप कराती हैं, रेगुलर चेकअप करवाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कम हो रहा है। दूसरा चीज जो है रिड्यूस नंबर ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, यानी कि पहले क्या था कि एक जो है कपल है जिसके घर, एक कपल है जिनका 4, 5, 8 बच्चे होते थे, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया कि 2-3 प्रेगनेंसी, यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जैसे कमेगा तो ये केसेस भी क्या होंगे? कम होते जाएंगे। सो रिड्यूस नंबर ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तीसरा जो इसमें कारण है वो है कि अर्ली यूज ऑफ एंटी इमेटिक ड्रग्स। अर्ली यूज ऑफ एंटी इमेटिक ड्रग्स। अगर आप एंटी इमेटिक ड्रग्स को जो है कि पहले ही यूज करना है तो इस सीवियर केसेस तक आप नहीं पहुंचेंगे। अर्ली डायग्नोसिस हो जाना, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाना, तो सीवियरिटी तेज की होगी ही नहीं। अब हम लोग इसका कॉज देखते हैं कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के क्या कारण है जिसकी वजह से इतना वोमिटिंग हो रहा था। हमने मॉर्निंग सिकनेस के भी कॉज देखे थे, जहां पर 3 कॉज हमने देखे थे हार्मोनल में, जो कि एक एसटीजी हार्मोन का कॉज था, दूसरा जो था वहां पर एस्ट्रोजन थे, और तीसरा कॉज जो था वो था आपका ऑटो इम्यून, यानी कि ऑटो इम्यून के वहां तीसरा कॉज जो था वो था अल्टर इम्यून स्टेट, इम्यून सिस्टम के अल्टर स्टेट के होने की वजह से जो वहां पे कॉजेज हो रहे थे। 3 कॉजेज। यहां पर हम लोग सबसे पहले कॉज में देखेंगे हार्मोनल कॉज। कॉज में हम लोग पहला देखेंगे हार्मोन के बारे में। हार्मोन, तो हार्मोन में पहला आप लोग देखे हैं एचसीजी हार्मोन, यानी कि एक्सेस लेवल ऑफ एचसीजी हार्मोन, और जिसके वजह से, और एक्सेस एचसीजी हार्मोन कब बनता है तो ये 2 केसेस में पड़ेंगे।
हाइडेटिव फॉर्म मोल के केसेस में, और दूसरा जो केसेस आते हैं एक्सेस एचसीजी हार्मोन के मल्टीपल प्रेगनेंसी। सो एक्सेस एचसीजी ड्यू टू पहला आपका आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, एंड जो सेकेंड है वो है हाइडेटिव फॉर्म मोल, हाइडेटिव फॉर्म मोल। इन दोनों केसेस में हार्मोन एक्सेस बनने लगते हैं एचसीजी हार्मोन। सेकेंड जो हार्मोन आता है वो है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन इसके वजह से भी एक्सेस एस्ट्रोजन के वजह से। उसके बाद आता है प्रोजेस्ट्रॉन के वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन के वजह से। ये भी अगर एक्सेस प्रोजेस्ट्रॉन है ब्लड में तो ये भी जो है एक्साइट करता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर को, नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर को, और जिसके वजह से क्या होता है, वोमिटिंग प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो कॉज कहता है वो है साइकोलॉजिकल कॉज। दूसरा जो कॉज है वो है साइकोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज। तीसरा जो कॉज आता है इसमें वो है आपका डाइटरी डिफिशियंसी, डाइटरी डिफिशियंसी। उसके बाद जो है अदर कॉज जो है हेरिडिटरी कॉज भी आते हैं, हेरिडिटरी कॉज। जैसे जो मदर हैं, जो अभी जो प्रेगनेंसी कंसीव की है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उसके सिस्टर या उसके मदर में भी सेम टाइप के सिम्टम जो है प्रेगनेंसी के टाइम देखे गए थे, इसलिए इसको हमने हेरिडिटरी या फिर इसको फैमिलियर मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं, फैमिलियर मैनिफेस्टेशन, फैमिलियर मैनिफेस्टेशन। यानी कि उसकी जो सिस्टर है, मदर है, उसमें सेम कंप्लेन जो है देखने को मिला था जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में थी। उसके बाद जो कॉज आता है इम्यूनोलॉजिकल कॉज। इसके अलावे जो कॉज है वो है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोबिलिटी। अगर जीआईटी के मूवमेंट कम हो गए हैं इसके वजह से भी नोजिया वोमिटिंग होगा। सो डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोबिलिटी। मोटिलिटी, जिसके वजह से भी आपको क्या है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के ये सारे कारण हो गए। 6 कारण के बारे में हमने यहां पर देखा है। अब हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के इंसिडेंस को देख चुके हैं, कॉज को देख चुके हैं। अब हम इसका सिम्टम के बारे में देखते हैं। सिम्टम ऑफ हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम में सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वोमिटिंग इंक्रीज, बार बार उल्टी होना। सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग की जो कंटेंट है या वोमिटिंग कंटेंट सब्सटेंस है वो या फिर नंबर जो है दोनों बढ़ रहे हैं। या तो अमाउंट बढ़ रहा है या तो नंबर बढ़ रहा है। अमाउंट का बढ़ना या फिर नंबर का बढ़ना, तो दोनों की वजह से हम लोग इसको कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। दूसरा जो सिम्टम होता है स्कैंटी यूरिन, स्कैंटी यूरिन, यानी कि यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। क्यों यूरिन आउटपुट कम हो रहा है? क्योंकि डिहाइड्रेशन के वजह से वोमिटिंग में बहुत ज्यादा वाटर बॉडी से लॉस कर रहा है, जिसके वजह से यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। तीसरा जो सिम्टम आता है इसका वीकनेस, वीकनेस। चौथा जो सिम्टम है वो है इपीगैस्ट्रिक पेन। बार बार उल्टी होने की वजह से जो इपीगैस्ट्रिक रीजन है वो वहां पर जहां पर स्टमक है उस रीजन में पेन होने लगता है। सो पेन इन इपीगैस्ट्रिक रीजन, पेन इन इपीगैस्ट्रिक रीजन। सो इपीगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होने लगता है, दर्द होता है। ये भी आपको एक सिम्टम देखने को मिलेगा। साथ में
कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि जब पेशेंट खाना खाएगी ही नहीं और जो खा भी रही है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जा रहा है, तो जीआईटी में फूड तो है ही नहीं, इंटेस्टाइन में फूड सब्सटेंस है ही नहीं, तो इंटेस्टाइन में जब फूड नहीं है, वाटर नहीं है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, एपेटाइट का लॉस होना। सो इतने सारे जो है कि आपको सिम्टम देखने को मिलता है। ये तो हमारे सिम्टम हो गए। साइन देखते हैं कि कौन कौन से साइन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो हमने वहां पर देखा था कि डिलेटेरियस इफेक्ट में वहां पर क्या दिखा था, डिहाइड्रेशन, यानी कि यहां पर फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन हमको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन। पेशेंट जो वोमिटिंग के वजह से बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया था, और डिहाइड्रेटेड के जो भी सिम्टम होते हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे क्या सिम्टम होते हैं डिहाइड्रेटेड का, सबसे पहला जो सिम्टम आता है डिहाइड्रेटेड में वो है ड्राई कोटेड टंग। ड्राई कोटेड टंग। दूसरा चीज जो है लिप ड्राई रहेगा, माउथ लिप ड्राई रहेगा। तीसरा जो सिम्टम इसमें आएगा वो आपको आएगा, तीसरा सिम्टम जो है इसका वो है संकेन आई। आंख जो है इसका धंसा हुआ दिखेगा क्योंकि पानी की कमी हो रही है बॉडी में। उसके साथ जो सिम्टम और दिखता है वो है टैकीकार्डिया। क्योंकि टैकीकार्डिया क्यों होगा इसमें सिम्टम, हम इसके बारे में भी देखते हैं। टैकीकार्डिया क्योंकि वोमिटिंग में जो है आपका पोटासियम लॉस करता है। वोमिटिंग में पोटासियम की लॉस की वजह से, जब पोटासियम लॉस होगा तो सोडियम की संख्या जो है ब्लड में बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे का प्रोपोर्शन होता है। पोटासियम लॉस होने की वजह से सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा, और सोडियम क्या करता है, हार्ट की मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसके वजह से यहाँ पे टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया साथ में आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, और बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे जो है इस पेशेंट में देखने को मिलता है, हाइपरइमेसिस ग्रेविडम के पेशेंट। अब हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है और जिसमें वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो सकता है कि ये पेशेंट आपको फर्स्ट मंथ के अंदर आ जाए, 15 दिन या 20 दिन के अंदर आए, महीने भर में आए, जहां पर प्रेगनेंसी के बहुत सारे साइन आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेशेंट का कंप्लेन है बहुत ज्यादा वोमिटिंग। तो सबसे पहले, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो किट होते हैं, प्रेगनेंसी किट, रेडी किट जो मार्केट में मिलते हैं, उसका टेस्ट निगेटिव आ रहा है। तो पहला तो आपको पहला इसमें काम क्या करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करना है। सो टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए आपको टेस्ट करने हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए पहला काम करना है, और दूसरा काम करना है कि हार्मोनल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जेनाइटल एग्जामिनेशन, जेनाइटल एग्जामिनेशन करेंगे, और जिससे कि हमें वहां पर प्रेगनेंसी के साइन देखने के मिलेंगे, पहली चीज जिसमें कि चेंजेस आगे रहेंगे। दूसरा चीज करेंगे यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन, पूरे होल एब्डोमेन का हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको जो है फीटस के बारे में, बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो जाएगी। कई बार रेडी किट से जो हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो निगेटिव भी होता है, गलत भी रहता है, इसलिए हमको यूएसजी से पता चल जाए। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है और जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम लोग और आगे जो है एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे उसमें एग्जामिनेशन आप लोग हार्मोन का कर सकते हैं, एचसीजी हार्मोन का टेस्ट करवाइए, ब्लड का। दूसरा चीज प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन, थायराइड, शुगर, ये सारी जांचें हम लोग जो है सारे एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन करा के हम लोग जो है कि पता लगा लेते हैं इसमें कॉज के बारे में, कि अगर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम किसी का अगर ठीक नहीं हुआ,
अगर मैनेज नहीं हुआ टाइम से तो क्या क्या समस्या उसको आ सकती है, इसी को हम लोग कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखेंगे। सो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आता है न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन आने शुरू हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन। दूसरा जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, अल्सर डेवलप, अल्सर बन जाएगा, अल्सर इन स्टमक। अब अल्सर क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जो जीआईटी है, जीआईटी में जो स्टमक का जो पार्ट है और यहां पर जो कार्डियक ऑर्फिस लगे होते हैं, अब यहां से बार बार ये चूंकि एसिड मीडियम होता है, एसिड मीडियम है और ये बेस का मीडियम है, तो बार बार एसिड कंटेंट जब यहां पे ओसोफेगस से पास करेगा तो इसके वाल को डैमेज करेगा, रप्चर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे अल्सर डेवलप करेगा। इसीलिए अल्सर इन स्टमक एंड ओसोफेगस। अल्सर इन स्टमक एंड ओसोफेगस, यहां पर अल्सर डेवलप करेगा। साथ में कहता है पेशेंट को कन्वल्जन आ सकता है, कन्वल्जन, जॉन्डिस, और इसके साथ साथ पेशेंट को जो है रीनल फेल्यूर, रीनल फेल्यूर अगर वेल मेंटेन नहीं किया गया डिजीज को टाइम से तो रीनल फेल इसलिए करेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, और कार्डियक आउटपुट और साथ में एसीटोन बन रहे थे बॉडी में, कीटोन बॉडी बनने लगते हैं, एसीटोन बनने लगते हैं, क्योंकि डाइट नहीं बाहर से ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट कुल खत्म हो रहे हैं, बॉडी में कीटोन बनना शुरू होगा क्योंकि प्रोटीन टूटना शुरू हो चुके हैं, एसिडोसिस हो रहा है जिसकी वजह से रीनल जो है कि रीनल ट्यूब्स जो है वो डैमेज होना शुरू होंगे, तो रीनल फेल्यूर भी इसमें आने लगेगा एक समस्या, और पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें आते हैं। हम लोग डिजीज को जान भी चुके हैं, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसके लिए मैनेजमेंट क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि किसी भी तरीके से वोमिटिंग को रोकना है। So to control vomiting या to stop the vomiting, so to control vomiting, control vomiting, vomiting को आप किसी तरीके से पहले रोकिए। पहला मैनेजमेंट का एक पार्ट ये कहता है। दूसरा जो है बॉडी में वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करिए, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकल गया है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस करना। सो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तीसरा जो इसमें काम करना है, अब जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए आपको आईवी मैनेजमेंट करना होगा, इसे बॉडी फ्लूइड देनी होगी। उसके बाद कहता है करेक्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस लाइक एसिडोसिस एंड अल्काइलोसिस। अब आपको मेटाबॉलिक फंक्शन को भी ठीक करना है जो एसिडोसिस और अल्काइलोसिस हो रहे थे। तो करेक्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक एसिडोसिस एंड अल्काइलोसिस। एसिडोसिस एंड अल्काइलोसिस को आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, जो डिस्टर्ब हुए हैं, डिसऑर्डर हुए थे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसके साथ कर रहा है प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो 4 गोल होता है हम लोग का। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के समय, हम लोग मैनेजमेंट करने के समय हम लोग 4 गोल को रखते हैं। पहला वोमिटिंग को रोकना, दूसरा काम जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस करना, तीसरा जो है एसिडोसिस या अल्काइलोसिस को मैनेज करते हैं, और चौथा जो काम करते हैं प्रिवेंट करते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशन से। टू प्रिवेंट सीवियर कॉम्प्लिकेशन। तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन को भी हम लोग पहले मैनेज करते हैं, ना हो इसके लिए हम लोग इस सब काम को पहले करते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का हिस्सा। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में हमको क्या करना है, फ्लूइड थेरेपी करना है। इसको क्या करना है, फ्लूइड थेरेपी। पहला काम हम लोग करेंगे, इसको फ्लूइड देंगे क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो फ्लूइड थेरेपी, आईवी फ्लूइड इसको देंगे। सो आईवी फ्लूइड देने के लिए हम लोग
क्या करेंगे कि तब तक आईवी फ्लूइड देते हैं जब तक इसका वोमिटिंग रुक ना जाए। अगर हाँ ओरल जो है कि उसमें ओरल हम कुछ नहीं देंगे, ओरल फूड अभी हम नहीं देंगे। कब तक? ओरल फूड हम तब देते हैं जब 24 आवर 24 घंटा हो जाएगा सिजेशन ऑफ वोमिटिंग। सो ओरल फूड हम लोग तब देंगे कब? जब 24 आवर आफ्टर सिजेशन ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग के 24 घंटे के बाद अगर वोमिटिंग अभी हुआ है और 24 घंटे तक कोई वोमिटिंग नहीं हुआ है, उसके बाद हम ओरल फ्लूइड देंगे। नहीं तो तब तक हम क्या कहेंगे? आईवी फ्लूइड देंगे। फ्लूइड थेरेपी में हम लोग आईवी देंगे, उसको आईवी हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा जो है इसमें मेडिसिन का काम हम लोग करेंगे। दूसरा जो है मेडिसिन देंगे। सिंपल वोमिटिंग में हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं हो रही थी और आईवी की मैनेजमेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां पर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के अंदर क्या है कि हमें मेडिसिन की आवश्यकता है, आईवी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट की आवश्यकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। सो इसलिए हम लोग यहां पर जो है मेडिसिन का यूज करते हैं वो है जो उसमें हम लोगों ने मेडिसिन यूज किया था ट्राइफ्लूपेराजाइन। उसी मेडिसिन को जो वहां पर हमने ओरल यूज किया था उस मेडिसिन को हम लोग क्या करेंगे? आईएम यूज करेंगे, इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे ट्राइफ्लूपेराजाइन को। फ्लूपेराजाइन को हम लोग क्या करेंगे कि सीवियर केसेस है इसलिए हम लोग यहां पर 10 mg बीडी 10 mg बीडी जो है यूज करते हैं इंट्रामस्कुलर इसको हमको यूज करना है। आप इसको डायरेक्ट आई भी नहीं देंगे, इंट्रावेनस नहीं देंगे, इसको इंट्रामस्कुलर देना है। दूसरे जो ड्रग्स आती है हम लोग का वो है एस्पीजाइन। दूसरा जो ड्रग आता है वो है एस्पीजाइन। एस्पीजाइन को हम लोग को क्या करना है? 1 mg ट्राइफ्लूपेराजाइन 10 mg बीडी चल रहा था, लेकिन एस्पीजाइन जो है 1 mg बीडी चलेगा, 1 mg बीडी, और ये भी इंट्रामस्कुलर। अब इंट्रामस्कुलर क्यों दे रहे हैं? इसलिए हम दे रहे हैं कि जो पेशेंट है जो भी चीज ले रहा है वो वोमिट करके बाहर आ जा रहा है। यानी कि दवा, अगर कोई दवा ड्रग्स भी लेता है, ड्रग्स का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद ही वो एक्शन में आएगा, और वो जो कंटेंट गया है, जो दवा लिया है, वो माउथ से फिर स्टमक से वापस आ जाएगा, तो ये दवा डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पर इस दवा को हम लोग को क्या करना होगा? इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है। थर्ड जो मेडिसिन आती है इसमें मेटाक्लोपेरामाइड। ये मेडिसिन 3 ड्रग्स का जो है कि हम लोग यहां पर यूज करते हैं, और चौथा जो है हम लोग एक सप्लीमेंट का यूज करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 से क्या है कि वोमिटिंग में थोड़ा सा जो है कि कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कम कर पाते हैं, इसलिए यहां पर इसको यूज करते हैं। साथ में आप सपोर्ट में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आप उसको दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। ये हम लोग ट्रीटमेंट में हाइपर इमेसिस ग्रेविडम में हमने जो मैनेजमेंट करना था और ट्रीटमेंट करना था, उन सभी के मदद से अगर करने के बावजूद भी पेशेंट जो है वेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन और जो फीमेल हैं, जो मदर हैं, उनकी जो केसेस जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, ऐसे केसेस में हम लोग जो है सजेस्ट करते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? अगर लास्ट में अगर ये चीजें केस सॉल्व नहीं हो रहा है, वेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेडिसिन से, तो हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सजेशन देते हैं। सो सजेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी terminate of pregnancy if hyperemesis gravidum is not well respond against the therapy.
रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द, जो थेरेपी हम कर रहे हैं उसके प्रति वेल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मदर के ऊपर कोई ज्यादातर रिस्क फैक्टर बन रहे हैं हेल्थ को लेकर, मदर के डेथ को लेकर, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर टर्मिनेट करते हैं सो वेल रिस्पॉन्स अगेंस्ट थेरेपी। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा के हम लोग जो है मदर को सेव करते हैं। ये आपका हो गया तो पूरा का पूरा जो है हमने हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के बारे में देखा है, जिसके साइन, सिम्टम, कॉज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में हमने देखा है। अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट करिए।